धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे प्रसूति प्रतिविधा संशोधन विधेयक 2016 पर बोलने का अवसर दिया। मैं इसके समर्थन में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। दरअसल विधेयक संगठित क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून। मैं सबसे पहले अपनी बात प्रारंभ करने के पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, लेबर मिनिस्टर आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कामकाजी महिलाओं को प्रसूति के दौरान छुट्टी की समस्या को हृदय से समझा और 12 सप्ताह के अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान किया। यानी कि महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की दिशा में मदद करेगा, बल्कि जो नवजात शिशु है और नवजात शिशु के स्वास्थ्य और प्रारंभिक पालन पोषण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। क्योंकि आरंभ में जब बच्चा होता है तो माताओं को शिशु को दोनों को ही ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है, और जब थोड़े समय की छुट्टी के बाद कामकाजी महिलाओं को फिर से जब इतने कम समय के अवकाश के बाद जब काम पर जाना पड़ता है तो ये दोनों के, बच्चे और माँ दोनों के स्वास्थ्य को जो आपको जो है ना वो प्रभावित करता है। मैं समान व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूँ कि अधिनियम उन कर्मचारियों के सिवाय जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत आते हैं, कतिपय अवधि के लिए बालक जन्म से पूर्व और पश्चात कारखानों, खानों, सर्कस, उद्योग, उद्यानों और दुकानों या संस्थानों में जिनमें 10 से अधिक व्यक्ति नियोजित होते हैं, महिलाओं के नियोजन को विनियमित करता है और प्रसूति, प्रसुविधा और अन्य लाभों के लिए उपबंध करता है। मैं एक जमीनी सच्चाई की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे साथी अरविंद सावंत ने भी इस संबंध में कहा था कि बहुत सारे नियोक्ता ऐसी महिलाओं को जिनकी अभी अभी शादी हुई है या उनको लगता है कि इनको भी तात्कालिक रूप से भी डिलीवरी हो सकती है, तो वह ऐसी महिलाओं को जो है ना नौकरी देने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इनको अगर हम नौकरी देंगे तो इनको वेतन से छुट्टी देना पड़ेगी, और इसलिए तो आराम से ही या तो उनको छुट्टी देते हैं या फिर उनको नौकरी से निकाल देते हैं। ऐसे में यदि हम ऐसी महिलाओं को नौकरी पर रखने तथा प्रसूति के दौरान छुट्टी देने के लिए बाध्य करेगा और ऐसी महिलाओं को रोजगार से वंचित होने से बचा पाएंगे तथा उनको 26 सप्ताह तक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने का अवसर भी दे पाएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि संगठित क्षेत्र में तकरीबन हर नियोक्ता जो कि 10 या उससे अधिक कर्मचारी रखता है वह कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत पंजीकृत होता है। अतः वहाँ पर महिलाओं के लिए सुविधा पहले से उपलब्ध है, परंतु हमें यह देखना होगा कि बहुत सारे नियोक्ता अपने आप को जानबूझकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत नहीं करवाते हैं। उनको पंजीकृत करवाने में ईएसआई पहल करे और जो नियोक्ता 10 से नीचे कर्मचारी रखते हैं वह भी इस अधिनियम से बचने ना पाएं। हमारे बहुत सारे साथियों ने जो बात कही है कि संगठित क्षेत्र में तो अधिनियम लागू होगा, परंतु हमें असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है, जिससे कि वह भी प्रसूति के दौरान छुट्टी की पात्र हों। हम और आप सभी राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। हमने देखा कि सड़क के किनारे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर लोहगढ़ या परिवार की जो महिलाएं होती हैं उनकी डिलीवरी होने के हमने देखा तीसरे और चौथे दिन वो हथौड़ा उठाकर लोहा पीटने का काम करने लगती हैं। ऐसी सड़क के किनारे बहुत सारी हमने ऐसी बहनों को देखा जो डिलीवरी होने के 4-5 दिन के अंदर ही सिलबट्टा, खलबट्टा और चक्की बनाने का काम करती हैं, जिनको न तो उनको मतलब विशेष सुविधाएं मिल पाती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सुरक्षित अभियान जो प्रारंभ किया है वो 6,000 रुपये की राशि तो मिल पाती है, लेकिन ये जो ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरह के घरेलू मतलब कामकाज को करती हैं, इन महिलाओं को भी और इसका छुट्टी का उनको लाभ मिल सके, उनकी सोशल सिक्योरिटी निर्धारित करने की आवश्यकता है और 6 महीने तक उनको भी एक निश्चित अमाउंट, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें और उनका लालन पालन ठीक ढंग से हो सके। और ऐसे जो भवन निर्माण में, बीड़ी निर्माण में, ऐसे सारे काम में जो महिलाएं लगी रहती हैं, उनके सुरक्षित मातृत्व के लिए सवैतनिक छुट्टी उनको नहीं मिलती है, लेकिन उनको एक सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने की दिशा में और माननीय मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाना चाहिए। यदि जो दत्तक माता और अधिकृत माता, इसके संबंध जो बात आई है कि बालक को हस्तगत करने की तारीख से 12 सप्ताह की जो प्रसूति सुविधा की हकदार होंगी, इसमें मेरा एक व्यक्तिगत रूप से कहना है कि एक बायोलॉजिकल माँ को अपने शिशु और माँ के बीच में एक भावनात्मक रिश्ता जो है ना वो बनाना पड़ता है, और इसके लिए आवश्यक है, इसके लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। जब एक दत्तक माता अपने और शिशु के बीच में संबंध स्थापित तालमेल करना होता है, उसके लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस माँ का बच्चा होता है माँ के पास वो लेटा रहता है, वो माँ उठकर भी जाती है तो 1 महीने के बाद वो बच्चा हलचल पैदा करने लगता है, टुकटुकी उससे नजरों से माँ को देखने लगता है कि माँ हमारी उठकर जा रही है। और इसलिए जो दत्तक माता होती है उसको ज्यादा भावनात्मक रूप से संबंध स्थापित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूं कि दत्तक माता को भी 12 सप्ताह से अधिक की जो है ना छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि उसने जिस बच्चे को गोद लिया है उस बच्चे का वो ठीक ढंग से लालन पालन कर सके, और इस संबंध में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। एक संशोधन और है कि ऐसे संस्थान में जो माता काम करती हैं, जहाँ पर घर से जो है ना
काम करने की सुविधा हो और उसको सुगम बना सके। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब जो है ना अच्छा और महत्वपूर्ण उपबंध है, जिससे न केवल नियोक्ता का काम सफल हो पाएगा और साथ ही ऐसी महिला को भी आज़ादी देगा कि वह घर से ही जब चाहे अपना काम पूरा करके नियोक्ता को दे दे। एक स्वागत योग्य कदम है और मैं इसका समर्थन करता हूं। जो एक अगला संशोधन है कि 50 से अधिक कर्मचारी रखने वाले स्थापनों के ऊपर यह बाध्यता रखता है कि वो क्रेच की स्थापना करें। ऐसी महिला को जो 4 बार की इसमें बात कही गई है कि क्रेच में जाने की अनुमति होगी, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं इसको 4 के आंकड़े में इसको बांधकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे की आवश्यकता होती है। बच्चा सूसू करता है, पार्टी करता है, रोता है, उसको मिल्क फीडिंग भी करना पड़ती है, उसके कपड़े भी बदलना पड़ते हैं। तो क्रेच में जाने के लिए जो 4 बार के जो संख्या को बंद किया है, इस बारे में और विचार किया जाना चाहिए। बच्चे की आवश्यकता के अनुसार और माँ को जो है ना उसके अनुसार माँ को शिशु के पास जाने के लिए और सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था होना चाहिए। और अगला संशोधन में जो है ना प्रत्येक स्थापन में महिला को जो है ना जब उसकी नियुक्ति होती है तो नियुक्ति के समय ही अधिनियम के अधीन जो उपलब्ध प्रसुविधाएं हैं उन प्रसुविधाओं के बारे में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है ना वो सूचना दे देना चाहिएगी। और यदि इस संबंध में महिला को जो है ना लिखित रूप से सूचना देने के साथ ही उनके हस्ताक्षर करा लिए जाएंगे तो महिला को ये जानकारी होगी कि उसको कौन कौन से जो है ना अधिकार हैं और उन कानूनों की जब जानकारी पड़ेगी तो उसका वो उपयोग कर सकेगी। अंत में मैं इस बिल के संबंध में कि हमारी जो बहुत सारी जो कामकाजी महिलाएं हैं, ये कामकाजी महिलाएं बच्चों को घर पर इसलिए उनको छोड़कर आना पड़ता है कि जब वो ऑफिस जाती हैं, काम करती हैं, तो उनको व्यक्तिगत रूप से कड़ाकों का सामना करना पड़ता है। और वहाँ पर जब वो बच्चे को समय देती हैं तो उनको तरह तरह की बातें सुनना करना पड़ती हैं। और उसके अभाव में ये होता है जब वो बच्चे को घर पर छोड़ आती हैं तो बच्चा माँ के समय पर दूध नहीं मिल पाने के कारण लगभग 13% बच्चे जो दूध माँ के दूध के अभाव में वो मर जाते हैं। श्वसन संबंधी संक्रमण के कारण 34 लाख बच्चे जो है ना मौत की तरफ बढ़ जाते हैं। डायरिया के 39 लाख मामलों को माँ का अगर समय पर दूध मिलता रहे तो उनको रोका जा सकता है। माताएं 1 साल से ज्यादा और माँ शिशु के नजदीक रहकर वो मिल्क फीडिंग कराती हैं तो 20,000 स्तन कैंसर के मामले जो है ना इस केवल इतने मात्रा से रुक सकते हैं। मैं सभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और श्रम मंत्री जी ने जो सरकार का स्वप्न है उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास, इसको हासिल करने की दिशा में ये विधेयक जो है ना बहुत ही अच्छा कदम होगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद जी।